So, hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place. And today is the very first lecture of your economics on semester 2, introductory macroeconomics. ठीक है, तो हम लोग इसको जो कंटिन्यू कर रहे हैं, जरा ध्यान से चीजों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे। ठीक है, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, हमारा सिलेबस सिलेबस में हमारे पास में टोटल 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, इसमें यूनिट 1 जो है दैट इज द इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द नेशनल इनकम, और इसकी जो वेटेज हमारे पास रहने वाली होगी दैट इज अबाउट 20 मार्क्स। ठीक है, इसकी जो वेटेज होगी बेटा वो 20 मार्क्स की वेटेज रहने वाली होगी। सिमिलरली यूनिट नंबर 2 दैट इज द मनी, मनी की जो वेटेज हमारे पास होगी दैट इज अगेन 20 मार्क्स। ठीक है, फिलहाल हम इनकी वेटेज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट 3, सिंपल केनेजियन थ्योरी। सिंपल केनेजियन थ्योरी या फिर सिंपल थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, मतलब ये केनेजियन थ्योरी ही की बात हो रही है। ठीक है, इसकी जो वेटेज है दिस इज ऑल्सो 20 मार्क्स की वेटेज वाला टॉपिक है ये। एंड यूनिट नंबर 4 दैट इज ISLM एनालिसिस एंड एग्रीगेट डिमांड, इसकी वेटेज हमारी 30 मार्क्स की है। तो जनरली हमारे पास टोटल जैसे 30 मार्क्स एंड 20 20 20 60 मार्क्स, तो टोटल 90 मार्क्स हो गए। अब आप अगर अपने एग्जाम पैटर्न की बात करते हो, योर एग्जाम पैटर्न इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, मतलब द पैटर्न जनरली आपका जो पैटर्न है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन से 3 पार्ट्स यहाँ पे बेटा बेसिकली रहने वाले होंगे? देखो, एक तो होगा इंटरनल असेसमेंट, एक होगा आपका कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, और एक होगा आपका एंड टर्म एग्जाम। ठीक है, एंड टर्म एग्जाम, ये बेसिकली 30 मार्क्स का है, ये 40 मार्क्स का है, जिसमें मेरा कोई खास रोल नहीं है। वो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें। मान लीजिए कोई इंटरनल होता है तो वहां तक मेरा रोल है, बाकी वाइवा है या अटेंडेंस है या असाइनमेंट है या असेसमेंट है, किसी भी तरीके से कॉलेज वाले आपसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो ये मार्क्स है। तो इसमें 70 मार्क्स में आपको खुद मेहनत करनी है एंड ट्राई करना है कि आउट ऑफ 70 एटलीस्ट 50+ मार्क्स आ जाएं आपके। ठीक है, उसके बाद में जो एंड टर्म एग्जाम है इसमें मेरा ही कंप्लीट रोल होगा यहाँ पे। जनरली इसकी जो वेटेज रहने वाली होगी दिस इज ऑल अबाउट 90 मार्क्स। और ये 90 मार्क्स का कंसर्न ऐसा रहने वाला होगा कि एग्जाम में टोटल आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 18 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 126 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। क्या लगता है 126 नंबर पूरे अटेम्प्ट करने हैं आपको? बिल्कुल भी नहीं। Out of 126 marks, you have to attempt only 5 questions, which is about each question about 18 marks. That is 90 marks. ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है एग्जाम में, राइट? तो बेसिकली आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। इसका मतलब 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि एग्जाम में यूनिट 3 और यूनिट 4 मोस्टली कंबाइंड, मतलब ये इंडिविजुअल भी आ सकती है और ये कंबाइंड भी आ सकती है। ठीक है, कंबाइंड 18 नंबर है, क्योंकि देखो ये दोनों मिला के 50 यूनिट जो है 50 मार्क्स का है। अब 50 मार्क्स का मतलब हो गया कि आपके पेपर में टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे। तो 7 क्वेश्चन का मतलब हो जाता है कि 4 क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ से पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 4 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3, एंड इन दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन शायद यहाँ से आ सकते हैं। मतलब मान लीजिए 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से, या 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से, तो ये कैसे भी फ्रेमिंग हो सकता है। बट अभी आप इन सब चीजों पे फोकस मत करना कि सर कहाँ से कितना आएगा। अभी तो आप सिंपली पढ़ना स्टार्ट करें, वट एवर द कंटेंट जो हम अभी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। पैटर्न बिल्कुल सिंपल है, मैं कोई यूनिट 3 4 से शुरुआत नहीं करूंगा। लोग शायद वहीं से शुरुआत करते हैं, हो सकता है उनको वही आता हो, लेकिन हम लोग बिल्कुल इनिशियल वेरी फर्स्ट लेक्चर से शुरुआत करेंगे, दैट इज आवर यूनिट नंबर 1। हम लोग यूनिट 1 से इधर शुरुआत करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 नो डाउट जैसा कि तुम जानते हो टॉपिक का नाम है दैट इज इंट्रोडक्टरी, ये इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, आपको क्या करना है, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाना है, एक एक चीज आपको लिखनी है
जो भी चीज मैं आपको भी कॉपी में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, एक एक चीज आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है। एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को गाइस अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। जो भी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, मैं जनरली रेड पेन से लिखना पसंद करता हूँ, वो एक्चुअली विजिबल भी होता है। इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं। कलर, ठीक है। इसमें हमें जो स्टडी करना है, सबसे पहले वी नीड टू स्टडी द चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द बुक ऑफ एबीसी, ठीक है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो रेफरेंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस रेफरेंस इज बेसिकली फ्रॉम एबीसी बुक, ठीक है, एबल एंड ब्रनैंकी जिसको हम लोग बोलते हैं। एबीसी बुक से हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो इसमें तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट, मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरली होती क्या है। हम लोग जनरली डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपके अकॉर्डिंगली मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? आप सोचो आपके हिसाब से क्या होती है, आप बता सकते हो? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब होता है उन वेरिएबल के फैक्टर्स को निकालना जिनसे इकोनॉमिक अफेक्ट हो रही है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, हमारा एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट। दीज आर दी वेरिएबल, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। और ये देखना कि उस कंट्री की गवर्नमेंट ऐसी क्या क्या पॉलिसीज बना सकती है या बना रही है जो इन वेरिएबल्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इन सारी परफॉर्मेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने को ही हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब वो नहीं जो तुम इंडिया 11 में पढ़ते थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट a study of structure and performance of national economy and policies that governments use to affect economic performance। एक बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब जैसे यूएस है, अब यूएस इकोनॉमी ने क्या करा, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने यहाँ पे टैरिफ को चेंज किया। पता है आप लोगों को? यूएस इकोनॉमी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, उन्होंने अपने यहाँ पे टैरिफ को चेंज किया। तो टैरिफ इज क्या है? उनकी एक पॉलिसी की वजह से पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड है। इवन ये इंडियन चैनल में, इंडियन न्यूज चैनल में भी ये काफी कह सकते हैं लाइमलाइट में रहा ये टॉपिक, ठीक है, टैरिफ वगैरह। अभी उन्होंने ठीक, मतलब अभी उन्होंने ठीक से अप्लाई भी नहीं करे, बट ये पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि टैरिफ जो टर्म है ये मैक्रो कनेक्टेड है, ये मैक्रो डिनोट किया जाएगा, ठीक है। या एक कोई मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड कंट्री है, वो एक्स वाई जेड कंट्री अगर अपने यहाँ पे लोगों को वीजा देता है कि तुम हमारे यहाँ पे आओ काम करने। बहुत सारी कंट्री है, पॉपुलेशन कम है। एक कंट्री ग्रीनलैंड, बहुत कम पॉपुलेशन है, देखने में इंडिया से भी काफी बड़ी है, लेकिन टेक्निकली लोग वहाँ पे बहुत कम है, तो वो अलाउ करते हैं कि जी हमारे यहाँ पे आओ, मतलब इजी टू एंट्री। तो उससे उनके यहाँ का एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होगा। तो एक उनकी पॉलिसी जिससे वो अपनी इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट करना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। या आपने देखा होगा दुबई, ठीक है, दुबई के अंदर क्या दुबई के लोग काम करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 90% के आसपास दुबई में जितना लेबर है वो दुबई के बाहर का है, दुबई का नहीं है वो, दुबई का रेजिडेंशियल पर्सन नहीं है। 90% लेबर सारे बाहर के हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं? इस वजह से हो रहा है कि जो वो पॉलिसीज बनाते हैं, उन पॉलिसीज की वजह से वो इकोनॉमी के, जैसे कह सकते हो, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं। इन सारी पॉलिसीज को जब तुम कनेक्ट कर देते हो, उसी को ही हम लोग नाम देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बड़े बड़े टर्म्स की बात कर लेते हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, ठीक है। इन सबको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग शुरुआत करेंगे, एक सिंपल डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे इसकी, ठीक है। एक्चुअली आपको करना क्या है, सारी चीजें मेरी सुनते रहनी, जो जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, और कॉपी में उसको नोट करते रहना है, ठीक है। एक बार सिलेबस, एक बार हमारा ये वाला पार्ट क्लियर हो जाए, यूनिट 1 खत्म हो जाए, फिर हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे डिस्कस करेंगे। तो पहले आप हेडिंग लिखना मेरे साथ में, दैट व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स
इज अबाउट। ठीक है, सबसे पहली चीज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट। जो मैंने अभी आपको ओरली चीजें बताई हैं उसको मैं अब लिख कर समझा रहा हूँ डेफिनेशन फॉर्म में। लिखिएगा, इट इज अ इट इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ national economy, national economy and policies that government use to affect economic performance। ओके विदित, बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन है इसकी। अब पॉइंट ये होता है कि हम जनरली बात करते हैं कि व्हाई वी नीड द पॉलिसीज, क्या जरूरत है पॉलिसीज की। तो पॉलिसीज की जरूरत होती है हमें अपनी इकोनॉमी में कुछ इश्यूज दिख रहे होते हैं, कुछ कह सकते हो प्रॉब्लम दिख रही होती है। अच्छा, मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया स्पेशली, हम लोग जनरली वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे। जो एबीसी बुक है एबल एंड ब्रनैन के, इन्होंने वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी की बात करी। ओके वेट, तो अब पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि व्हाट आर दी इश्यूज इन द इकोनॉमी। देखिए इश्यूज में हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है। आपके हिसाब से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, एक बार गिनती कराओ या कोई भी सोचो। जैसे किसी भी कंट्री का लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत बड़ा इश्यू होता है ना। मतलब अभी एक बात बताओ, अभी इंडिया की बात कर लो, इंडिया में अभी जैसे कोई एक्सवाइजेड गवर्नमेंट चल रही है, तो वो गवर्नमेंट जैसे 5 साल के लिए जो है रूलिंग पार्टी बनी है, एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि ऐश करें। क्योंकि उन्हें पता है 5 साल के बाद शायद बदलाव आ जाए। लोग हमेशा चेंज की बात करते हैं, छोड़ो सब चीज, अपना हम से महल बनाए अपने, बहुत बढ़िया से स्कैम वगैरह करें, इंजॉय करें जिंदगी, है ना। क्या इतना आसान होता है ये? नहीं होता। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी रूलिंग पार्टी होती है तो उसको भले ही वो लंबे समय तक रूल, मतलब जो है सरकार ना बनाए रखे, लेकिन उसको कुछ न कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी होती हैं जो हमारी इकोनॉमी का लॉन्ग रन ग्रोथ अफेक्ट करे। लॉन्ग रन, नॉट नॉट द शॉर्ट रन, इट इज द लॉन्ग रन ग्रोथ। अब तुम ये सोचो, इमेजिन करो कि अगर आज कोई लॉन्ग रन डिसीजन लिया जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जिसका आउटकम 20-25 साल बाद आएगा, और उस टाइम जो गवर्नमेंट होगी तो उस टाइम की गवर्नमेंट की जो है थैंक्स किया जा रहा है कि थैंक यू टू यू कि आपके दौर में हमें ये चीज मिली। पर टेक्निकली वो इकोनॉमिक ग्रोथ का आउटकम था, और वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो लॉन्ग रन थी, और वो लॉन्ग रन चीज कम से कम 20 साल पहले स्टार्ट की गई थी। जैसे अभी इंडिया में एक इशू चल रहा है एमजी नरेगा, मनरेगा का, है ना, उससे हटाया जा रहा है, बदल के दूसरा लाया जा रहा है। ठीक है, तो और भी चीजें, तो एक्चुअली हमारा इकोनॉमी का सबसे मेन इशू होता है दैट द इकोनॉमी की लॉन्ग रन ग्रोथ को क्या फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। मतलब हेडिंग है व्हाट determines a nation's long run eco growth। हेडिंग करके रखिएगा। देखिए जितनी चीजें लिखवा रहा हूँ ना, आप नोटिस करना कि आपकी जो रीडिंग है वो पेज टू पेज फॉलो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जनरली एक, अब देखो पहले मैं बुक के हिसाब से बात करता हूँ। देखिए 1870 की बात है। ठीक है, एक कंट्री थी नॉर्वे और एक कंट्री थी अर्जेंटीना, ये बुक में एग्जांपल है ना। जैसे मैंने बात करी नॉर्वे और अर्जेंटीना, तो 1870 की बात है। उनकी जो नॉर्वे की पर कैपिटा इनकम जो थी नॉर्वे की, और जो पर कैपिटा इनकम थी अर्जेंटीना की, अब मेरी बात समझना, जैसे ये बताते, ये कहते हैं कि अर्जेंटीना की
पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी एज कम्पेयर टू नॉर्वे की पर कैपिटा इनकम से 1870 की बात है। अब ऑब्वियसली बात है, नॉर्वे की पर कैपिटा इनकम कम थी, ये जिंदगी भर इतने पे रहते हैं, इन्हें कोई ना कोई तो पॉलिसी बनानी थी। अच्छा, शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनानी थी ना, हम बात करें लॉन्ग रन पॉलिसी की, तो शायद उन्होंने उस टाइम कुछ पॉलिसीज बनाई नॉर्वे ने। तो जैसे ही बात आई 2024 की, देखो 2024 2025, क्योंकि ये मैंने अभी एक्चुअली डेटा एग्जैक्ट देखा है, तो 2024 या 2025 में अगर हम बात कर ले या रिसेंट ईयर्स की बात कर लें, तो पर कैपिटा इनकम ऑफ नॉर्वे जो है वो ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम ऑफ अर्जेंटीना। सोचो इन्होंने क्या क्या किया होगा, क्या पॉलिसीज बनाई होंगी जिससे कि इनके यहाँ की पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो गई। तो यही बात आ रही है कि नॉर्वे, अच्छा एक चीज और बताओ, क्या अर्जेंटीना ने कोई इकोनॉमी पॉलिसीज नहीं बनाई होंगी अपनी कंट्री ग्रोथ के लिए, लॉन्ग रन ग्रोथ के लिए? बिल्कुल बनाई होंगी, बट सम कंट्रीज ग्रो फास्टर, सम कंट्री ग्रो फास्टर। तो अब यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ऐसा क्या पॉलिसी में चेंजेस है दैट सम कंट्री ग्रो फास्टर। अब जापान इंडिया से बहुत आगे क्यों है, या इंडिया पाकिस्तान से आगे क्यों है? समझ रहे हैं मेरी बात? और हो सकता है कुछ कंट्रीज ऐसे जो शायद जापान से भी थोड़ा क्रॉस कर रही है। अब जैसे कंट्री है, आई थिंक कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। हाँ, स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम इस टाइम टॉप पे, स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम बहुत टॉप पर है। ठीक है, तो क्या रीजन है, तो वही बात मैं कर रहा हूँ। तो मेरा मेन कंसर्न है, मतलब मेरे इन सेंस ऑथर का, कि वाई सम इकोनॉमीज, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी नॉट कंट्री, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी के हम लोग हो सकता है यूएस इकोनॉमी को फॉलो करें, हम यूएस नहीं के, हम यूएस के सिटीजन नहीं है, बट कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को फॉलो कर सकता है, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने अप्लाई करवा सकता है। इंडिया में भी बहुत बार हुआ है सब चीजें, ठीक है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी इकोनॉमी, कुछ इकोनॉमी फास्टर ग्रो करती हैं देन अदर्स? एक एक सब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम थोड़ा सा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन हो दैट हाउ दे इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि वो अपना इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इम्प्रूव करते हैं, हाउ दे इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में इस टाइम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मैं आपको बता देता हूँ, अब कोई घर से अपने बाहर नहीं निकलता, जो सामान चाहिए होता है उनका उनके घर के बाहर डोर, घर के बाहर आ जाता है, मतलब थोड़ी सी सिचुएशन से बिल्डिंग के मतलब घर के करीब आ जाता है। ठीक है, ऐसा क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही तो है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अब है। तो दिस इज बेसिकली इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, सब चीजें अब उनको घर पे आ जाती हैं। अच्छा, क्या इंडिया या जैसे ब्लिंकिट है, जोमेटो है, स्विगी है, या जितने डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं डिलीवरी प्लेटफॉर्म में, मीशो, amazon, फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या ये इंडिया पहली कंट्री है वर्ल्ड की जिसने ये सब चीजें स्टार्ट करी? बिल्कुल नहीं। इंडिया से पहले कुछ दूसरी कंट्रीज स्टार्ट कर चुकी थी, इंडिया ने तो उनको फॉलो किया है। जैसे अमेजोन है, अमेजोन को फॉलो किया फ्लिपकार्ट ने, फ्लिपकार्ट को फॉलो किया मीशो ने, मीशो फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनीज हो गई, अमेजोन बाहर की जो कंपनी होगी, तो फॉलोअरशिप चल रही है। जो चीज हम लोग अब इंडिया में कर रहे हैं वो चीज पहले से बाहर कंट्रीज में चल रही है। तो ये कंसर्न है क्या, वट, how they improve the standard of living and why some economies grow faster than others. So what is the answer of these two questions? The the only answer is what, the nation's long run economic growth. So this is the answer. ठीक है, ओके गाइस, so this is the answer कि कोई भी जो कंट्री है वो अपनी कंट्री में कैसे इकोनॉमिक लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना। सो दिस इज माई फर्स्ट जो है फर्स्ट कंसर्न। एंड आफ्टर दैट आ जाता है कि एक 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 हमारे पास क्वेश्चन फ्रेम होता है, मतलब एक जनरली क्वेश्चन फ्रेम होता है कि व्हाट कॉजेस
एक्चुअली ना ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये रीडिंग के क्वेश्चन हैं। तो वट एवर द रीडिंग आस्क द क्वेश्चन, वही मैं सिमिलरली आपसे पूछ रहा हूँ। व्हाट कॉजेज अ नेशंस इकोनॉमिक एक्टिविटी टू फ्लक्चुएट? ठीक है, अब देखो, फ्लक्चुएट का मतलब हो जाता है कि इकोनॉमी जो है बदलती रहती है, स्टेगनेटेड भी कहते हो। अब इंडिया पहले बैकवर्ड थी, मतलब पहले तो बहुत अमीर थे हम लोग, आज से 500 साल पहले, या क्या सोचो 1000 साल पहले बहुत अमीर थे, वर्ल्ड में सबसे अमीर हम लोग थे, है ना। ये हमारे जो टेम्पल्स वगैरह हमें बताते हैं, हजार हजार साल पहले गोल्ड के टेम्पल हम लोग, मतलब गोल्ड लगा देते हम लोग, मेटल के नाम पे गोल्ड, है ना। इतने अमीर थे, बट उसके बाद फिर हम लोग गरीब हो गए, फिर हम लोग दोबारा से इम्प्रूव कर रहे हैं। तो क्या चीज ऐसी होती है जो कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी को फ्लक्चुएट करती है? जैसे एग्जांपल बात करूं मैं, 1990 आते आते जो यूएस है ना, जो यूएस की इकोनॉमी है, उसने अभी तक की जो है सबसे लॉन्गेस्ट ग्रोथ पीरियड एक्सपीरियंस करी है। यानी यूएस एक लंबे समय से एक पावरफुल कंट्री रहा है। जैसे एग्जांपल, जितने बड़े बड़े इकोनॉमिक्स आए वो उसी एरिया से कनेक्टेड हैं, या आप कह सकते हो जब ग्रेट डिप्रेशन आया था वर्ल्ड में, तो ग्रेट डिप्रेशन की जो बुनियाद थी, जो शुरुआत थी, जो स्टार्टिंग था, या जो मेजर रीजन था, वो यूएस इकोनॉमी का, या यूएस इकोनॉमी का बर्स्ट होना था, या यूएस के जो बैंक है उनका बैंक करप्ट होना था। तो यानी यूएस इकोनॉमी पहले अफेक्ट हुई है, उसके रिस्पॉन्स में वर्ल्ड अफेक्ट हुआ था। तो इसका मतलब यूएस इकोनॉमी हमेशा से एक पावरफुल कंट्री रही है। तो हम जनरली बात करते हैं कि जो यूएस है उसने अच्छे खासी एक एक्सपीरियंस जो है फेस करा है, ठीक है, एक्सपीरियंस दी लॉन्गेस्ट ग्रोथ पीरियड, ठीक है। लेकिन क्या यूएस को कभी कभी कोई डिक्लाइन नहीं आना था? जैसे 1929 में यूएस डिक्लाइन हुआ, मतलब यूएस की इकोनॉमी अफेक्ट हुई। जैसे ये तो 1990 की बात कर ली, बट 1929 से लेकर इवन मैंने एक जगह पढ़ा था, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट फ्रैंकलिन, ठीक है, 1941 की बात है, उन्होंने दे मतलब बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री जो ग्रेट डिप्रेशन से उभरा था। भले ही ग्रेट डिप्रेशन यूएस की वजह से आया, लेकिन पूरा वर्ल्ड बर्स्ट हो चुका था, ये आसान भाषा में बोलूं तो बर्बाद हो चुका था। तो पहली कंट्री जो थी वो यूएस थी, जो इन सब चीजों से उभरा था। और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट फ्रैंकलिन, उनका आई थिंक शायद कहीं पर फोटो भी था नोट्स वगैरह पे, बहरहाल रूजवेल्ट फ्रैंकलिन, उन्होंने पॉलिसी बनाई थी। और उस टाइमिंग के जो इकोनॉमिक्स थे, देखिए एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट तुम लोगों को पता होना चाहिए, उस टाइमिंग के इकोनॉमिक्स थे डॉक्टर मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन एक ऐसे पर्सन है जो मतलब शायद 90 ईयर से ज्यादा जिए हैं, और उन्होंने काफी इकोनॉमिक्स में फ्लक्चुएशन देखे हैं। उनकी एक पॉलिसी थी, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी नियो क्यूटीएम, ठीक है, और यूएस ने उसको यूज करके उभरे थे। तो बहरहाल बहरहाल मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ कि यूएस इकोनॉमी अफेक्ट थी 1990 तक, बहुत अच्छी रही, फिर 1990 से चीजें चलती रही, लेकिन कभी ना कभी तो फ्लक्चुएशन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये फ्लक्चुएशन आया यूएस में 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। अगर आपने कभी ना कभी सुना हो फाइनेंशियल क्राइसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब तुम आगे चल के पढ़ोगे ना तो इसमें बकायदा एक पूरी यूनिट आएगी फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम की, ठीक है। तो यूएस ने फेस करा, वॉज फेस्ड बाय यूएस, ठीक है, एंड स्टार्ट डिक्लाइन इन आउटपुट, ठीक है। और अब पॉइंट ये है कि कुछ लोगों का मानना था कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन था, कुछ लोगों का मानना था लॉन्ग रन फ्लक्चुएशन था। मेरा क्वेश्चन ये है, अब यहाँ से क्वेश्चन कनेक्ट करो कि वाई डू सम इकोनॉमीज वाई डू इकोनॉमीज एक्सपीरियंस शॉर्ट रन डिक्लाइन?
ऐसा क्यों होता है कि वो शॉर्ट रन डिक्लाइन फेस करती हैं? क्या रीजंस होते हैं शॉर्ट रन डिक्लाइन के यूएस ने फेस करा? बहुत से रीजंस हैं, ठीक है, मल्टीपल रीजंस। वही सब चीजों के लिए तुम लोग एक्चुअली इंट्रोडक्टरी मैक्रो कर रहे हो ना, तो जब तुम पूरा पढ़ोगे ना, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, वो सारा इसी में आपको सपोर्ट जनरली करेगा। अब जैसे कुछ कुछ छोटे छोटे इश्यूज है, जैसे एक इशू है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एक छोटा सा इशू है। जैसे हम लोग, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल जनरली 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, हम यूएस की बात करते हैं, यूएस के अराउंड 25% ऑफ पीपल, 25% पीपल ऑफ पॉपुलेशन वर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है वाई, क्या रीजन था? तो देखिए, रीजन मैं आपको ओरल बता रहा हूँ, दे हैवंट मेंशन एनी रीजन। उस टाइम तक क्लासिकल थ्योरी, क्या तुमने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा क्लासिकल और केनेडियन के बारे में, और अब तो बहुत डिटेल पढ़ोगे क्लासिकल और केन्स। तो क्लासिकल थ्योरी की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो शायद उस जब वो बनी थी उस टाइम के लिए एप्लीकेबल थी, बट आगे चल के वो फेल हो गई, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी स्टार्ट फ्रॉम 1756, or you can say that 1776 by the book of एडम स्मिथ। द बुक नेम वाज द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। उनकी बुक में शायद जो उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी, या क्लासिकल इकोनॉमिक्स जितने भी अलग अलग थे, उनकी शायद पॉलिसीज फेल हो गई थी, तो दिस इज द रीजन बिहाइंड। बट हम उन रीजंस की बात नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन, एक ये डिस्कशन आ जाता है कि ऐसे क्या कॉजेज होते हैं, व्हाट कॉजेज प्राइस टू राइज। देखिए, प्राइस टू राइज का मतलब हो जाता है इन्फ्लेशन। आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन। क्या रीजंस होते हैं, क्या इसके कॉजेज होते हैं? सबसे बड़ा कॉज तो इस पे एग्रीगेट डिमांड होता है, जो कि हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब समझते हो, हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, अब हमारी अगर डिमांड हाई है तो वी जनरली पे मोर अमाउंट, ठीक है, क्योंकि वी आर एबल और वी कैन अफोर्ड द कॉस्टली थिंग्स। एक बात सोचो, इमेजिन करो, हम मॉल में जाते हैं हम मॉल में गए, मॉल में हमने बर्गर लिया, पिज्जा लिया, इनफैक्ट अब हम मॉल में जाते हैं खाने, घूमने तो जाते नहीं, पहले जाते थे घूमने, अब तुम खाने जाते हैं। मॉल में एंटर करते फूड कोर्ट ढूंढते हैं कहाँ पर है, वहां पर गए, हमने वहां पे पिज्जा लिया, बर्गर लिया, अब तो बहुत से ऑप्शन आ गए, दुनिया भर की चीजें आ गई। मतलब, चलो एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक की बात है, हमें वो कोल्ड ड्रिंक, मान लीजिए वो एक 100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, टेक्निकल आपको मैं बता देता हूँ, वही सेम कोल्ड ड्रिंक आप बाहर से 20 रुपए में भी ले सकते हो, बट इन मॉल यू कैन पे 100 रुपीज फॉर द सिमिलर क्वांटिटी ऑफ थिंग। और कुछ और भी एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो, किसी और चीज की भी, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि क्वालिटी इशू वहां पे नहीं आएगा, कोका कोला ब्रांड वहां भी और वहां भी है, ठीक है, सेम। बट बाहर वही सेम चीज आपको 20 रुपए में पड़ेगी, बट वहां पे 100 रुपए में पे करो, क्यों? क्या क्या रीजन है? मॉल से बाहर निकलती है और गरीब हो जाते हो, हम लोग गरीब हो जाते हो, मॉल के अंदर हम अमीर है। Actually, this is the change of location, and because of the change in location, our affordability also gets changed. हम लोग 10 रुपए की मैगी को 200 रुपए का खरीदते हैं हिल स्टेशन पे जाके, बिकॉज दिस इज द चेंज ऑफ लोकेशन। तो टेक्निकली इन्फ्लेशन इज नॉट कनेक्टेड टू द पीपल्स, इट इज ऑल अबाउट द चेंज इन लोकेशन। लोकेशन की वजह होती है, ठीक है। और लोकेशन का मतलब हो जाता है एक्सेप्शन, मतलब अब हिल स्टेशन में कोई भी चीज इजीली अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्शंस हैं वहां पे। नहीं, क्यों नहीं है ये अवेलेबल? बस नहीं है, फिर चीज महंगी है। तो देखो, व्हाट कॉजेज प्राइस टू राइज, इन्फ्लेशन, अ लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड इट, वी विल डिस्कस इन द लेटर सेशन, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसर्न आता है, दैट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑन नेशंस इकोनॉमी, ठीक है। दैट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक systems on nations economy,
ठीक है, देखिए हमारी इकोनॉमी में दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल कनेक्शन, ग्लोबलाइजेशन। मुझे बताओ, पाकिस्तान से हमारी या चाइना से हमारी लड़ाई है, ओके, तो आपको क्या लगता है लड़ाई सिर्फ हम मतलब लोगों की है, पूरी कंट्री के नहीं है? नहीं है, पूरी कंट्री की बिल्कुल लड़ाई नहीं है। आप वो कहोगे, सर ऐसे कैसे कह रहे हो, हम तो आए दिन न्यूज में अगर ये दो चार नाम इस्तेमाल ना हो तो वो न्यूज का एक घंटा ही नहीं निकलेगा। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है लड़ाई। क्यों? जो हमारी अपोजिट या एनिमी कंट्री है, ठीक है, मैं किसी भी कंट्री का नाम नहीं ले रहा पर्टिकुलरली, मैं तो कहता हूँ एक्स वाई जेड की लड़ाई एबीसी से चल रही है, बट उनके बीच में ट्रेड रेगुलर होगा, तो ट्रेड इज ऑलवेज द केस। एंड उनके बीच में बोरोइंग्स यानी जो अकाउंट ट्रांसफर होते हैं ना, वो हमेशा रहेंगे। द ट्रेड ऑलवेज द केस, बोरोइंग्स ऑलवेज द केस। कोई भी कंट्री दूसरे से पैसा मांग सकती है, कोई रोकथाम नहीं है। तो फिर लड़ कौन रहा है, या लड़ाई की बात कौन कर रहा है? हम लोग। इनफैक्ट मूवी आई थी ना गदर, फर्स्ट वाली, सेकंड नहीं फर्स्ट वाली, पता नहीं तुम लोगों ने देखी नहीं देखी, तो क्योंकि तुम्हारे पैदा होने से पहले आई थी, बट वो देखी होगी हमारे सनी बाजी की। उसमें एक डायलॉग आता है ना कि कि आज भी चीनी हिंदुस्तान से जाती है ना। और शायद वहां से कुछ यहाँ आता है, यहाँ से वहां जाता है, बीच में डायलॉग बोलता है, या हमने 65 लाख रुपए दे के तुम्हें पैसे दिए थे, जब तब जाकर तुम्हारे सिर पे तिरपाल आई थी। मतलब सोचो, एक जगह तो खतरनाक लड़ाइयां चल रही हैं, और दूसरे प्लेस पे इंडिया सपोर्ट भी कर रहा है। 65 लाख रुपए दिए थे, मतलब मूवी के डायलॉग के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ मैं आपको, क्लियर है? बोरोइंग चली है, डोनेशन चले थे, सपोर्ट हुआ था एक दूसरे को, और ट्रेड तो चलता ही है ना। चीनी आती है, आती जाती है, हमने सुना था। ठीक है, अभी आप लेडी सूट मार्केट में चले जाओ, बोले आप बोलते हैं पाकिस्तानी ड्रेस है। जब डिबेट पे बात आ जाती है तो मेरा भारत मान, और जब कपड़ों की या गुड्स की बात आ जाती है तो भैया उस कंट्री के गुड्स दिखाओ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये ये चीज होती है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल चीज है। तो हाउ, व्हाट इज द फैक्टर जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को, नेशन इकोनॉमी को उनकी इम्पैक्ट करते हैं? ठीक है, अब एक पॉइंट मेरा ये, जैसे यूएस है, यूएस को वर्ल्ड का इंजन माना जाता है। जो यूएस है एक्चुअली वर्ल्ड वाइड ग्रोथ, क्योंकि हर कोई कंट्री, अब तो चलो आप अपने कंट्रीज अपने अपने लेवल पे एक पैटर्न पे आ चुके, बट पहले क्या था, कोई भी कंट्री का ग्रोथ, क्योंकि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले का अगर मैं बात करूं, बहुत सारी कंट्री आजाद हुई, जैसे हम लोग आजाद हुए ना, ऐसे बहुत सारी कंट्री कॉलोनियल कॉलोनियल इकोनॉमी वाले सिस्टम से आजाद हुई हैं, कॉलोनीज थी हम लोग। ठीक है, तो उनका ये था कि हमें ग्रोथ करनी है। तो फिर यूएस, तो यूएस को बेसिकली इंजन माना जाता है, इंजन ऑफ वर्ल्ड वाइड ग्रोथ, एंड ऑल्सो सपोर्ट्स, यूएस कभी भी पीछे नहीं हटता, सपोर्ट्स दी अदर नेशन। ठीक है, कोई भी कंट्री या कोई पर्सन पावरफुल सिर्फ ताकत से नहीं होता, सपोर्ट के नाम से भी होता है। ठीक है, हमें बताई नहीं जाती बातें, बट है वो। एंड आफ्टर दैट एक कंसर्न और है कि अब हमारी इकोनॉमी के अंदर दो पॉलिसीज होती है, एक होती है फिजिकल पॉलिसी, और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। आपको पता है फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, जैसे टैक्सेस, सब्सिडी, एक्सपेंडिचर्स, या गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, जैसे जैसे अथॉरिटी ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ मनी, प्रिंट द मनी, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, जो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे सेंट्रल बैंक के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, बट पॉइंट ये कि क्या हमारी कंट्री कोई भी इकोनॉमी को फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट कर सकता है द नेशन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस? ये कंसर्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आज के सेशन में वी जनरली टॉक्ड अबाउट मेनली क्वेश्चन, एंड जनरली व्हाई द क्वेश्चन अराइज। ठीक है, तो आज के सेशन में जनरली हम लोग इतना रखते हैं,
और अब अगला सेशन जो आपको मिलेगा उसमें इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गाइज, नो नीड टू बाय एनी रीडिंग, ध्यान रखना रीडिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है। बस ये नोट्स आप अपने कॉपी में मेंटेन रखना। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।